जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी सीएम योगी की स्पेशल 30 की। दूसरी खबर अयोध्या कांड से जुड़ी है। तीसरी खबर में बात एक हत्यारे की और आखिर में बात एक धर्मांतरण रैकेट की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात सीएम योगी की स्पेशल 30 की। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच खटपट और सियासी अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर सीएम योगी की स्पेशल 30 की बैठक होने वाली है। इस बैठक में उन 30 मंत्रियों के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम को आमंत्रित किया गया है, जिन्हें राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक से ठीक पहले आज शाम 5 बजे सीएम योगी के सरकारी आवास पर टीम 30 यानी कि स्पेशल 30 की बैठक होगी। दरअसल 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है, टीम बनाई है। एक विधानसभा सीट के लिए 3 मंत्रियों की टीम बनाई गई है। इन्हें अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के लिए कहा गया है। ये सभी मंत्री आज अपने दौरे की रिपोर्ट को बैठक में दे सकते हैं। वहीं अब टीम 30 स्पेशल 30 की बैठक से दोनों डिप्टी सीएम को अलग रखा गया था, लेकिन इस बार बैठक में दोनों डिप्टी सीएम को भी बुलाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों को बुलाया गया है। गौरतलब है कि विधानसभा उपचुनाव के लिए बने टीम 30 स्पेशल 30 वाले मंत्रियों के समूह की 2 बैठकें अब तक हो चुकी हैं, जिनमें ना तो किसी डिप्टी सीएम को बुलाया गया था और ना ही संगठन से प्रदेश अध्यक्ष या फिर संगठन महामंत्री को बुलाया गया था। लेकिन इस बार दोनों डिप्टी सीएमओ को बुलाया गया है, जिसको लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। इसे योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऑल इज वेल का मैसेज देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंद्रुकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फुलपुर, मझवा और सीसामऊ पर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों में 5 सपा की हैं, आरएलडी और निषाद की एक सीट है, जबकि भाजपा के पास 3 सीटें हैं। आगे खबर में बात अयोध्या कांड की, जहां गिरफ्तार किए गए समाजवादी पार्टी से जुड़े मोहम्मद मोईद खान का पहले भी आपराधिक गतिविधियों का एक लंबा इतिहास है। हालांकि क्षेत्र में उसके राजनीतिक प्रभाव ने स्थानीय सरकारों और कानून प्रशासन को उसके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया था, लेकिन इस मामले में योगी सरकार ने उस पर बड़ी कार्रवाई की है और उसकी बेकरी को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी मोईद खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 12 साल में उसके खिलाफ की गई ये पहली बड़ी कार्रवाई है। वहीं मोईद खान की गिरफ्तारी के बाद यूपी की योगी सरकार के अधिकारियों ने कथित तौर पर उसके द्वारा जब्त की गई विभिन्न अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले उसकी बेकरी को गिराया गया और उसके अवैध कब्जों की जमीन को भी मुक्त कराया गया है। मोहम्मद मोईद खान का प्रभाव यूपी में 2 दशकों में समाजवादी पार्टी में शक्तिशाली हस्तियों के साथ उनके संबंधों के माध्यम से विकसित हुआ था। ये विशेष रूप से बदरसा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद राशिद का करीबी है, जिसके पिता मोहम्मद अहमद भी इलाके में अपना महत्वपूर्ण प्रभाव रखते थे। मोईद खान से जुड़ी सबसे बड़ी घटनाओं में से एक 24 अक्टूबर 2012 की है, जब बदरसा में दुर्गा पूजा जुलूस के दौरान सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू जुलूस पर हमला हुआ और भोला गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मोहम्मद अहमद के साथ मिलकर मोईद खान पर दंगे भड़काने और हत्या का आरोप लगा था। हालांकि मोईद को एक एफआईआर दर्ज के बाद जेल में डाल दिया गया था, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा था कि बदरसा पुलिस चौकी कथित तौर पर उसके आवास में संचालित होती थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि पुलिस चौकी वास्तव में मोईद के घर में नहीं बल्कि एक करीबी सहयोगी की संपत्ति पर बनी है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के कारण राजस्व विभाग द्वारा ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित एक निजी बैंक का वाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कथित तौर पर विदेश में रहने वाले एक रिश्तेदार के नाम पर है। मोईद खान की हालिया गिरफ्तारी के बाद कई दलित परिवार उस पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए आगे आए हैं। जिला प्रशासन वर्तमान में उसकी संपत्तियों की जांच कर रही है। इस संदेह के साथ ही मोईद ने अपने रिश्तेदारों की विदेशी कमाई को विभिन्न संपत्तियों में निवेश किया हुआ है
उसके और उसके सहयोगियों के नाम पर संलिप्त की जांच के दायरे में है। आपको बता दें कि 2012 में मोहम्मद अहमद के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का लाभ उठाते हुए मोहित खान समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष बन गया, जिस पद पर वो अभी भी कायम है। अहमद के संरक्षण में मोहित ने सरकारी और गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मोहित खान के 6 बच्चे हैं, 4 बेटे और 2 बेटियां। अपनी सीमित औपचारिक शिक्षा के बावजूद केवल मदरसे में पढ़ने के बाद मोहित ने काफी धन और प्रभाव अर्जित किया हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश के बहराइच में 31 जुलाई को पुलिस को झाड़ियों से एक सिर कटी लाश मिली थी। सिर न होने के कारण लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी। एसपी वृंदा शुक्ला ने इस मामले के खुलासे के लिए प्रशिक्षु पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इसके बाद जांच टीम ने इलाके की गुमशुदा लड़कियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। तब उनके सामने 20 साल की शिवा नाम की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट सामने आई। जब पुलिस ने उसकी तस्वीर से लाश का मिलान किया तो उसके दाहिने पैर में बंधे काले धागे पर पुलिस की नजर गई। पुलिस ने जिस युवती का शव बरामद किया था उसके भी दाहिने पैर में काला रंग का धागा बंधा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने युवती के परिजनों को शिनाख्त के लिए शव गृह बुलाया और परिजनों ने युवती की पहचान कर ली। फिर पुलिस ने युवती के कटे सिर और उसके कातिल की तलाश शुरू कर दी। मृतका के मामा मामी ने बताया कि शिवा उनके घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने बताया कि उसके मोबाइल से कॉल डिटेल और मैसेज चैट निकाल गए तो पता चला शिवा का श्रीवास्ती के थाना मल्हीपुर निवासी अरुण सैनी से अफेयर था। अरुण भी अपने मामा के यहाँ के बगल वाले गांव में रहता था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अरुण जब हाई स्कूल में पढ़ा करता था तब शिवा कक्षा 8 में पढ़ती थी। बाद में अरुण अपने मामा के ही गांव के पास चरदा जमोग चौराहे पर एक मेडिकल स्टोर पर काम करने लगा। यहाँ शिवा भी उससे मिलने आती थी। बीते 1 साल में दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई। दिन हो या रात दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे। कुछ ही समय में दोनों के बीच प्यार हो गया। इसी दौरान आरोपी अरुण की शादी तय हो गई, जिसके बाद वो शिवा से अलग होना चाहता था, लेकिन शिवा इसके लिए तैयार नहीं थी। इसको लेकर दोनों में काफी झगड़े होते लगे। धर्म अलग अलग होने के कारण दोनों के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसे लेकर शिवा के मामा ने अरुण से मारपीट भी की थी। बस इसी बात से अरुण को गुस्सा आ गया था। उसने अपने दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा के साथ मिलकर शिवा को संदीप जायसवाल के भट्टे पर बुलाया। यहाँ दोनों उसे बाइक से झाड़ियों के पास ले गए, फिर गला दबाकर शिवा की हत्या कर दी। इसके बाद सिर को काटकर नहर में फेंक दिया, जबकि लाश को वहीं छोड़ दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि हत्यारा अपने आप को चाहे कितना भी शातिर क्यों ना समझे, पुलिस से कभी नहीं बच सकता है। आखिरी खबर बरेली से है, जहां धर्म परिवर्तन की सभा की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। जब पुलिस ने पूछा कि इस धार्मिक आयोजन की आपने किससे अनुमति ली है, इस पर आयोजक दंग रह गए, चुप रह गए। पुलिस ने पूछा कि ये किस धर्म का आयोजन है और कौन से धर्म की किताबें हैं। इस पर बताया गया कि ईसाई धर्म का आयोजन है और इससे जुड़ी किताबें यहाँ दी गई हैं। इस पर पुलिस ने पूछा कि यहाँ मौजूद लोग किस धर्म से हैं, तो जवाब आया हम सब हिंदू हैं। तो पुलिस भी दंग रह गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर स्थानीय हिंदू संगठनों ने पुलिस को सूचना दी थी। नॉर्थ एसपी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और हर पहलू की जांच के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी कि इलाके में हर रविवार को प्रार्थना सभा, परमेश्वर की आराधना और ऐसे ही नामों से भोले भाले लोगों को आर्थिक लाभ का लालच और उनका ब्रेन वॉश करते हुए ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि झाजू नगर में एक घर में कुछ लोगों के धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश और बिना अनुमति के धार्मिक कार्यक्रम कराने की जानकारी पर कार्रवाई की गई है। विश्व हिंदू परिषद के सर्वेश रास्तोर्गी, हिमांशु गंगवार, नेत्रपाल सिंह, महावीर सिंह, राहुल चौधरी और विवेक पंडित ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी थी। वहीं मौके से एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस घर में लगातार ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की सभा हो रही थी और हैरानी की बात तो यह है कि सभा में पहुंचने वाले सब के सब लोग हिंदू थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया, प्रेमनगर क्षेत्र का था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के पादरी के खिलाफ धर्म परिवर्तन का मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था। वहीं डीएम ने जांच भी बिठा दी। इधर एसएसपी ने भी एक टीम बनाई जो धर्म परिवर्तन मामलों की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि घटना की वीडियोग्राफी कराई गई है
उस घर में कई लोग, महिलाएं, लड़कियां और छोटे बच्चों को ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें दी गई थी। लोगों ने बताया कि हर रविवार को सुबह 11 बजे से देर शाम तक आराधना का कार्यक्रम होता था। इसमें परमेश्वर के नाम पर लोगों को धर्म की बातें बताई जाती थी। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।